अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है, ये सेकंड पार्ट होगा एआरडीएस का। आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एआरडीएस, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो वो वीडियो जो है आप जाके देख सकते हो। तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एआरडीएस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एआरडीएस के सिम्टम्स जो हमें इस कंडीशन को पहचानने में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट इज़ डिस्निया। ठीक है, ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिस्निया जिसको बोलते हैं, ये एआरडीएस का सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर वो चल रहा हो। ठीक है, चाहे वो रेस्ट में ही क्यों ना हो, तो उसको इस सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसको एआरडीएस होता है। ये ऑक्सीजन एक्सचेंज के इम्पेयरमेंट की वजह से होता है। अगर पेशेंट का जो ऑक्सीजन इम्पेयरमेंट होता है, जो कि इस कंडीशन में कॉमन होता है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा या इन्फेक्शन के बाद ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एआरडीएस का साइन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, सेवियर डिस्निया। ठीक है, हमें पता है जो एआरडीएस होता है, एआरडीएस जो होता है, इसका डिस्निया जो है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो पेशेंट में हो रही है, वो रैपिडली वर्सन करता है और मोस्टली 12 से 48 घंटे के अंदर सेवियर हो जाता है। ठीक है, और ये जो सेवियर डिस्निया होता है, ये कंडीशन की एक्यूट ऑनसेट को शो करता है। ओके, थर्ड क्या होगा हमारे पास, थर्ड होगा इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, जिसको हम टैकीपीनिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी ऑक्सीजन की कमी को कंपनसेट करने के लिए फास्ट ब्रीदिंग करती है। ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर हम इसमें देखें तो 30 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, 30 ब्रेथ्स याद रखना, 30 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये टैकीपीनिया बहुत ज़्यादा बॉडी इसको कंपनसेट ऑक्सीजन, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी जो है क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग रेट बढ़ा रही है। यहाँ पे मैंने कहा कि 30 ब्रेथ्स पर मिनट भी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। चौथा क्या होगा, टैकीकार्डिया। टैकी मतलब ज़्यादा, कार्डिया मतलब यहाँ पे हार्ट रेट। टैकीकार्डिया भी होगा, मतलब हार्ट की जो धड़कन होती है, हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, यूजुअली 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड को पंप करने में ज़्यादा एफर्ट लगाती है। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में जो है ऑक्सीजन ही नहीं है। देन उसके बाद फिफ्थ होगा हमारे पास क्रैकल्स। जब पेशेंट का अगर हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, पेशेंट के साउंड्स अगर हम सुनेंगे, जब लंग्स को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है तो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, जो फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई की वजह से होती है। देन सिक्स्थ है हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस। कौन सा, सेंट्रल साइनोसिस में क्या होगा, लिप्स, टंग और स्किन जो होगा, इनका कलर जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी उसमें, जो कि सीवियर ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से होता है। ठीक है, साइनोसिस का मतलब ही होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है ना। देन उसके बाद सेवन्थ है हमारे पास डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को हद से ज़्यादा स्वेटिंग होगी, इस पेशेंट को जिसको एआरडीएस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसको हम डायाफोरेसिस बोलते हैं। देन एट्थ क्या होगा हमारे पास, कफ, फीवर और चेस्ट पेन होगा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अगर एआरडीएस का कॉज जो है कोई भी इन्फेक्शन होगा, है ना, कोई भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक, तो क्या होगा, तो पेशेंट को जो है कफ हो सकता है, फीवर और शार्प चेस्ट पेन भी हो सकती है। देन नाइन्थ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिम्टम ऑफ शॉक भी हो सकता है। शॉक के सिम्टम्स भी हम इस एआरडीएस के पेशेंट में देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सीवियर केसेस में हाइपोटेंशन, ठीक है, मतलब लो ब्लड प्रेशर और ऑर्गन फेलियर के सिम्टम्स भी देख सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। देन उसके बाद टेंथ, ये लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट, कन्फ्यूजन एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्रेन तक चूँकि ऑक्सीजन कहाँ कम पहुंच रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पेशेंट जो है डिसऑरिएंटेड या फिर लेथर्जिक हो जाता है। ठीक है, मतलब पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है, ब्रेन अपना काम ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको कन्फ्यूजन और ये सारी सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। ये हो गए हमारे साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एआरडीएस। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे इस डिजीज़ को, इस एआरडीएस को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एआरडीएस को डायग्नोज करने के लिए कौन से टेस्ट्स और स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला होता है मेडिकल हिस्ट्री।
ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हार्ट फेलियर की हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप जो है हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए जो है होता है। जब हम हार्ट के फेलियर की हिस्ट्री लेते हैं तो हार्ट रिलेटेड कोई भी कंडीशन होगी उनको रूल आउट करने के लिए हम हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हार्ट और लंग्स जो है ये डायरेक्टली जो है लिंक होते हैं आपस में। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होगा, क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स देखेंगे ARDS के। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फैक्टर जैसे सेप्सिस हो गया, ट्रॉमा हो गया, जो मैंने आपको पढ़ाया ट्रॉमा हो गया, या टॉक्सिक इनहेलेशन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो फिर कॉजेज होते हैं, उनको इसमें जो है हम एसेस करते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गया मेडिकल हिस्ट्री में। दूसरा क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, लंग्स के साउंड सुनते हैं, हार्ट्स के साउंड सुनते हैं, जिसमें हमारे पास क्रैकल्स और हार्ट के नॉर्मल साउंड्स को चेक किया जाता है। ठीक है। और क्या होगा, हम साइनोसिस के लिए ऑब्जर्व करते हैं, जो मैंने कहा कि पेशेंट को सिम्टम्स में साइनोसिस भी होगा तो उसके लिए ऑब्जर्व करते हैं। स्किन, लिप्स और नेल्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है उससे क्या होगा, हाइपोक्सीमिया जो है इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर पेशेंट में हाइपोक्सीमिया होगा, हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है स्किन जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसका स्किन का, लिप्स का, नेल्स का जो है वो उनका कलर चेंज हो जाता है। मतलब कि हाइपोक्सीमिया वो इंडिकेट करता है हाइपोक्सीमिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में क्या करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का यूज़ करके लंग और हार्ट के प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। मैंने क्या रिपीट करता हूँ, जो हमारे पास हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग होते हैं इसमें क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का यूज़ करके हम जो है लंग्स और हार्ट के प्रेशर को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद और एक होता है फोर्थ हमारे पास चेस्ट एक्सरे। तो इसमें क्या करते हैं, ये टेस्ट जो होता है ये लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना। साथ ही हार्ट की साइज़ को चेक करके कार्डियोजेनिक कॉजेज़ को जो है रूल आउट किया जा सकता है थ्रू दी चेस्ट एक्सरे। देन उसके बाद फिफ्थ क्या होगा हमारे पास, CT स्कैन, है ना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या करेंगे, लंग्स और हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के डिटेल जो है इमेज जो हमें इस CT स्कैन से मिलते हैं तो उसको एसेस करते हैं। इससे हमें इस कंडीशन के बारे में जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ARDS के बारे में। देन सिक्स्थ होगा हमारे पास इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम मतलब ECG। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, हार्ट की फंक्शनिंग और हार्ट फेलियर जैसे कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए जो है ECG भी किया जाता है। सेवन्थ क्या होगा, लंग बायोप्सी। इसमें क्या करेंगे, रेयरली परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर ARDS का यूज़ जो है ARDS का कॉज जो अगर हमने कन्फर्म करना होगा तो ये हेल्पफुल हो सकता है। मतलब कोई भी बायोप्सी क्यों करते हैं, ऑब्वियसली हम लैब में ले जाते हैं, कोई भी टिश्यू लेते हैं, है ना, टिश्यू ले जाते हैं, लंग का टिश्यू ले जाएंगे, उसको लैब में लेबॉरेटरी में देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो यहाँ से जो है हम एसेस कर सकते हैं। देन एट्थ क्या होगा, ब्लड टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, ABG का, ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, ABG जो है इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल्स और इन्फेक्शन के साइन जैसे इंक्रीज WBCs काउंट हो सकता है। अगर इन्फेक्शन होगा ऑब्वियसली WBCs का नंबर बढ़ चुका, उसका काउंट बढ़ चुका होगा, तो इसको चेक किया जा सकता है थ्रू दी ब्लड टेस्ट ABG। देन उसके बाद नाइन्थ, ये लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री ऑब्वियसली ये क्या होता है, एक सिंपल टेस्ट ब्लड के ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है। अगर इसका लेवल जो है 90% से कम होगा तो ये सीवियर हाइपोक्सीमिया को जो है इंडिकेट कर सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, मैनेजमेंट ऑफ ARDS। क्या होगा, मैनेजमेंट, हम ARDS को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एड्स का मैनेजमेंट जो है ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने, अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करने और पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जो है इस पे हम फोकस करते हैं। क्या क्या करते हैं, और पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन है उसको मेंटेन करना है, अंडरलाइंग कॉज जो है उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं, और पेशेंट की जो ओवरऑल, है ना, ओवरऑल हेल्थ जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने पे जो है हम मैनेजमेंट को फोकस करते हैं। नाउ इसमें क्या होगा, सबसे पहले देते हैं इसमें ऑक्सीजन थेरेपी। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन, इसमें क्या क्या करते हैं कि ऑक्सीजन मास्क या फिर नेजल कैनुला के थ्रू जो है हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और ABG वैल्यूज़ के बेसिस पर जो है इस ऑक्सीजन थेरेपी को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल सेवियर ARDS जो होगा, उन केसेस में क्या होगा, अगर सेवियर ARDS होगा तो उनमें क्या होगा कि इनिशियली 100% ऑक्सीजन जो है सपोर्ट दिया जाता है पेशेंट को। देन उसके बाद सेकेंड क्या होगा, इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन में ज़्यादातर ARDS पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है हमेशा, इसलिए मैंने बोला था कि ये ICU पेशेंट्स में ये कंडीशन ज़्यादा मिलती है जहाँ पे वो वेंटिलेटर पे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ARDS पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम PEEP मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है इसका यूज़ एल्वियोलाई को ओपन रखने के लिए करते हैं। देन उसके बाद तीसरा होगा हमारे पास एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ECMO जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक एडवांस टेक्निक ब्लड को एक्सटर्नली ऑक्सीजनेट करके लंग्स को बाईपास करती है। ठीक है, और इसको हम जो है ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं, जब सेवियर केसेस होंगे तो उनमें ये यूज़ होता है। देन उसके बाद फोर्थ होगा हमारे पास ट्रैकियोस्टोमी। कौन सा, ट्रैकियोस्टोमी। तो
तो इसमें क्या होगा, अगर 7 से 10 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटरी सपोर्ट अगर पेशेंट को चाहिए होगा, 7 से 10 दिन से ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ट्रैकियोस्टोमी की जो है ज़रूरत पड़ती है, ये की जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब की कॉम्प्लिकेशन को कम करती है। ठीक है ना। उसके बाद होता है हमारे पास फ्लूइड मैनेजमेंट। अब फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड प्रिवेंट करने के लिए जो है फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि सेप्सिस जो है, सेप्सिस के केस में अगर सेप्सिस है, पेशेंट को ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो है सेप्सिस के केस में क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड्स जो है केयरफुली एडमिनिस्टर की जाती हैं। ठीक है। 6 क्या होगा, डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जो है, इसमें क्या होगा कि पल्मोनरी एडिमा जो होगा उसको कम करने के लिए डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पल्मोनरी अगर लंग्स में एडिमा है, फ्लूइड ज़्यादा है, तो डायूरेटिक्स का यूज़ करके बॉडी से फ्लूइड को बाहर जो है ज़्यादा निकाला जाएगा, एडिमा कम होगा। देन उसके बाद 7 क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है, क्योंकि अगर ARDS का कॉज बैक्टीरिया होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक्स जो है जो प्रेस्क्राइब्ड होंगे वो हम पेशेंट को देंगे। दैन उसके बाद 8 क्या होगा, न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, ARDS पेशेंट्स जो है हाई रिस्क पर होते हैं, है ना, हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इसलिए अर्ली एंटीरल न्यूट्रिशन या फिर सेवियर केसेस में पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हो गया न्यूट्रिशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोन पोजीशनिंग। क्या देते हैं हम, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं। पेशेंट को जो है पेट के बल, जिसको हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं, रखने से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है और लंग से जो है ज़्यादा एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। तो आज हमने ARDS के क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और मैनेजमेंट को डिटेल में समझा। अगली वीडियो में हम ARDS के नर्सिंग केयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नर्सड एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।